सामने आने वाला प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ये पहले हम खुद ही हल निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। सो सबसे पहला हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं अभी एसईओ करनी कैसे है, हमने शुरू कहाँ से करनी है। अब वेबसाइट एडिटिंग को निकाल देना है बीच में से, ठीक है। आपने वेबसाइट एडिटिंग इसलिए सीखी थी कि आपको वेबसाइट पे काम करना नहीं आता था, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ, ठीक है ना, एसईओ। मतलब एसईओ जो कर रहा है वो तो हमने पहले से सपोज किया हुआ है कि उसको एचटीएमएल तो आती है तभी कर रहा है, तो उसके आगे से हमने बात शुरू करनी है, ठीक है। हाँ, हमने टैग्स को डिस्कस जरूर करना है, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि हमें वेबसाइट को एडिट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वेबसाइट को हमें एडिट नहीं करना, वो करेंगे भी तो बीच में करेंगे। आपको जो मैंने इतना लंबा चौड़ा सिखाया था इसलिए सिखाया था कि आप लोगों को काम करना आ जाए, इसलिए सीखा था कि हमें वेबसाइट पे काम करना है। तो एसईओ के ऊपर हेडिंग चलिए मैं बाद में दे दूंगा खुद ही क्या है। स्टार्ट कहाँ से होना है? कीवर्ड रिसर्च। हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों ने करनी है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। चलिए अब हम ना इस बात को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है। अच्छा, अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च में करना क्या है हम लोगों ने। अब कीवर्ड रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं आगे से वो क्या है। अब मैंने आपको बता दिया जी, हमारा जो है ना प्रोजेक्ट है, चले हमने कह दिया, ये भी हमने कह दिया ना, पीक सॉल्यूशन है हमारा प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल पीक सॉल्यूशन हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ से अब हम बात शुरू कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, अब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, नंबर 1, लेकिन मैंने इसका सब टॉपिक बना दिया आगे से। अब आप मुझे बताएंगे स्पेशल क्या वो लोग काम करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि जो हमारे कम्पिटिटर्स होंगे उनको भी हम देखेंगे, फिर उनके कीवर्ड्स देखेंगे उन्होंने कौन से यूज़ किए हैं, फिर एक अपने कीवर्ड्स देखेंगे कि हमने कौन से यूज़ करने हैं, फिर देखेंगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा वर्ड कीवर्ड की होगी जो आपने फॉर्मूला बताया था उससे जो है सर्च करेंगे। फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब इधर से भी बोलो मुझे, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, गूगल अकाउंट चाहिए हमें, ठीक है जी। गूगल पे गूगल ऐड पे जाके वहाँ कीवर्ड्स सर्च कोड आता है। जी जी ले लें। प्रेजेंट किरण, प्रेजेंट आशा, प्रेजेंट इमरान, अरसलान, प्रेजेंट अमार, मोहम्मद अली, प्रेजेंट असद अली, हाफिज उमर, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला शेख, फरासत, लिंडा, अनम, उनीर, रेहान, उस्मान, अहमद अली, इलियान, अब्दुल रहमान। इसकी ट्रेनिंग से लिया और सबके हो गया आपका ट्रेनिंग सर कॉम्पिटिटिव के भी कीवर्ड्स है कंप्यूटर्स के भी देख। अच्छा नहीं, की इन्होंने कहा कि गूगल ऐड अकाउंट बनाना है हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। हाँ, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, गूगल ऐड अकाउंट क्यों बनाना है, गूगल ऐड अकाउंट क्यों बनाना है हमें कीवर्ड रिसर्च करने के लिए? सर वहीं से जाके हम दूसरों की जो वेबसाइट है अपने कंप्यूटर्स की वो कैसे देखते हैं, यही तो पूछ रहा हूँ। गूगल ऐड अकाउंट क्या कहता है कि ये लोगों की साइट्स को देखो, कोई चीज़ तो होगी, कोई ऐसा तरीकाकार होगा जहाँ से हम देखते होंगे। हाँ, कीवर्ड प्लानर, बेसिकली हमें कीवर्ड प्लानर में अपना अकाउंट बनाने के लिए गूगल ऐड अकाउंट में अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, चलें जी, एक पार्ट क्या हो गया कि कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। तो क्या किया हमने, कर लेते हैं यूज कीवर्ड प्लानर। अच्छा, कीवर्ड प्लानर गूगल का हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे और कीवर्ड प्लानर्स भी हो सकते हैं ऑनलाइन,
और कुछ फ्री हो सकते हैं जो कि पार्टली फ्री होंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो पेड होंगे। सो कीवर्ड प्लानर जो है वो पेड नहीं है, आपका सिर्फ ऐड अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अपना ऐड अकाउंट बना लिया किसी तरीके से, क्योंकि उससे हम पेमेंट मेथड ऐड करके ही बनाते हैं, मगर उसके पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमने कि कीवर्ड प्लानर यूज़ किया, नंबर 1। सबसे पहले हमने कहा कीवर्ड प्लानर होना चाहिए हमारा, यही कहा ना हम लोग ने। और हमें और कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है, बड़ा लंबा टॉपिक। आपको याद है कीवर्ड रिसर्च मैंने 3 लेक्चर्स लिए थे। 3 लेक्चर्स का मतलब होगा कि मैं 3 घंटे तो बोला ही हूँगा ना। और क्या किया था कीवर्ड प्लानर? नहीं, कीवर्ड प्लानर हो गया ना, अब एक काम हो गया कि हमने कीवर्ड प्लानर यूज करना है, फाइन। लेकिन और क्या तरीका है, मतलब कीवर्ड प्लानर तक पहुंचने के लिए पहले बहुत सारा वो सफर तय करना है। सर अब मुझे अप्लाई करना है। कीवर्ड प्लानर तक पहुंचने के लिए करना क्या, कीवर्ड प्लानर में आगे अब क्या करें वहां बैठ के? एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है। किस चीज का एनालिसिस करना सर जो हमारा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो है ही नहीं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। मैंने तो कीवर्ड रिसर्च शुरू करनी है, प्लानर यूज करनी है। वेबसाइट के सर्चेस होंगे उनको देखना है, उसके बाद टॉप वेब गूगल पे जो टोटल सर्चेस होंगे कितने कीवर्ड्स होती हैं इनकी, कौन से कीवर्ड के रेट्स कितने क्लिक्स, यानी कि एक हमने सबसे पहले तो जाकर हमें देखनी है कि जैसे आप लोग बार बार कह रहे हैं ना कंपटीटर्स के कीवर्ड्स, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि उनके कीवर्ड्स की लिस्ट बना ली हमने। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, जो हमारी बिजनेस कैटेगरी है, उससे रिलेटेड सर्चेस क्या बनती हैं। बहुत सारी सर्चेस, बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना है हमें, डिपेंड्स कि हमारे कीवर्ड्स कितने हैं। वो वाला डाटा हम गूगल ऑटो कंप्लीट से भी इकट्ठा कर रहे होंगे, गूगल सजेशन से भी इकट्ठा कर रहे होंगे, गूगल ऐड से भी इकट्ठा कर रहे होंगे, कंपटीटर्स की वेबसाइट से भी इकट्ठा कर रहे होंगे। उनको हम लेकर जाएंगे किस जगह पर? कीवर्ड प्लानर भी लेकर जाएंगे, और वहाँ जाकर फिर हम एनालिसिस करेंगे कि भाई इनमें से हमारा कीवर्ड कौन से वाला कीवर्ड है हमारा, ठीक है। ओके, चलो जी, अब जरा आगे चलें, बात आगे करते हैं। यानी कि हमने कीवर्ड प्लानिंग करनी है, मतलब ये हुआ कीवर्ड प्लानिंग की सबसे पहले, और उसके बाद जितने भी कीवर्ड्स हमें चाहिए, डिपेंड्स ऑन कस्टमर के, भाई वो कस्टमर आपको बताएगा। आपकी एसईओ जो होती है वो कीवर्ड्स पर ही होती है। अगर एसईओ हम किसी को चार्ज करते हैं तो हम उसके कीवर्ड्स पे उसे चार्ज करते हैं कि भाई उसके 4 कीवर्ड्स हैं तो उसका ये रेट होगा, उसके 5 कीवर्ड्स हैं तो उसका ये रेट होगा, जितने भी उसके कीवर्ड्स होंगे उसके उतने ही रेट्स होंगे, उतने रेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं अब जरा। कीवर्ड प्लानर का काम हो गया, आप सपोज कर लिया हमने कीवर्ड को प्लान कर लिया, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, फिलहाल सपोज कर रहे हैं 3 कीवर्ड्स निकाल दिए हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, उनमें से एक कीवर्ड कौन सा है हमारा? पहला, वो प्राइमरी है, और बाकी के 2 हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए, मतलब एक कीवर्ड हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च होगी एक किस्म की हमारी, कुछ और भी रह गया कीवर्ड रिसर्च में? जी क्रिएट शीट, एक शीट बना लें जिसमें हमारे पास आ जाए सब कुछ कि अभी अब हमारे पास कौन से कीवर्ड हैं। अच्छा, उसके बाद आपने पहले सीड्स लिए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एक प्राइमरी कीवर्ड निकलेगा, 2, 3, 4, 5 जितने भी, क्योंकि अभी हमने 3 प्लान किए हैं तो हम सपोज कर रहे हैं कि 2 हमारे सेकेंडरी कीवर्ड निकलेंगे, और जो बाकी के होंगे उनमें से जो बाकी के बच जाएंगे, जो रेलिवेंट होंगे, वो कौन से कीवर्ड्स होंगे? बड़ा, वो कौन से कीवर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे? नहीं, इररेलेवेंट जरूरी नहीं, इतने इररेलेवेंट तो नहीं होंगे ना। हो सकता है मैंने शीट में इररेलेवेंट रखे ही ना हो, रिमूव कर दूं मैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम तो कंपटीशन वाइज देख रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट पे लगने कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैंने निकाले थे कोई 600, उसमें से 300 तो मुझे बिल्कुल ही इररेलेवेंट लगे थे, वो तो मैंने वैसे ही रिमूव कर दिया, बाकी बच गए 300। 300 में से हो सकता है मुझे 160, 170 ऐसे लग रहे हैं जो कि मेरी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हैं, लेकिन जो टॉप पे 4 थे हमारे वो तो हमने निकाल लिए, लेकिन बाकी इसका मतलब क्या हुआ कि 50-60 तक तो ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनकी रेलिवेंसी तो होगी मेरे प्रोडक्ट के साथ। उन कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं? क्या उनका भी कोई यूज होगा? यूज नहीं होगा उनका। LSI कीवर्ड्स बनेंगे ना वो, क्या ख्याल है? LSI का मतलब क्या होगा? मीनिंग में तो वही होंगे ना। और आपको बताया ना SEO के लिए मेन चीज़ क्या है हमारे पास? सेमेंटिक SEO, कि आपका कंटेंट बेस्ड SEO होनी चाहिए, यानी आपका जो कीवर्ड है उसको आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है,
और जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो उसके अंदर जो सेमेंटिक LSI कीवर्ड्स आ रहे होंगे, जो वोकेबलरी कीवर्ड्स होंगे हमारे, यानी कि मीनिंग में वो हमारे कीवर्ड्स के इक्वलेंट होंगे, उनको हम बोलते हैं LSI कीवर्ड्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स निकलेंगे, है ना, शीट के बाद जी। उन कीवर्ड्स को भी बोल्ड करने की जरूरत कोई ज़रूरत है? लेकिन जो प्रायोरिटी आपने अपने टॉप को देनी है वो LSI को नहीं देनी है उस वक्त, ठीक है। LSI को यूज़ भी करेंगे तो उतनी दफ़ा नहीं देंगे, 3% एक LSI को नहीं यूज़ करेंगे आप, क्योंकि LSI तो आपके पास बहुत सारे होंगे, फिर तो आपकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी वहाँ जाकर, मेन कीवर्ड चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि मेन कीवर्ड को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। चलें अब ये आगे कीवर्ड और LSI कीवर्ड्स, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। क्या ख्याल है, अब इसका काम खत्म हुआ है? आगे चलें सेकंड पॉइंट पे कि भी चल रहा है, बताएं। आगे सेकंड पॉइंट पर चलें कि अभी चल रहा है सिलसिला, कुछ और भी लिखना है इसमें कीवर्ड रिसर्च में? एक फार्मूला मैंने बताया था ना, है। KEI, हाँ जी। चलो एक काम करें, चलो जो इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या किया, KEI को भी यूज कर लिया, ठीक है। KEI का फार्मूला था ना, KEI से वैसे बनता क्या है, वैसे कोई इतना खास मुझे नहीं, एब्रीविएशन में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, वैसे ही KEI से क्या बनता है? कीवर्ड, हाँ, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, यानी कि हम सपोज करें अभी हमने एक हिस्सा कर लिया कि हमने अपना कीवर्ड सर्च कर ली, अब हमारे पास एक शीट है, उस शीट के अंदर हमारे पास 10, 5, 3, 15, 20 जितने भी हमने कीवर्ड्स बनाने थे वो हमने निकाल लिए हमें, ठीक है। अच्छा अब हमें आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप, एक प्राइमरी की चूज करनी है। चलो वो तो हो गया ना, हमने उधर बना ली, लिस्ट में आ रहा होगा कि ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है, वो तो लिस्ट आ गई है, शीट हमने बना ली हुई है, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है ना। फिर हम HTML सर इसको अप्लाई करना है। हाँ अब हमने इसको अप्लाई करना है, यानी कि अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं, अगला फेज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो कौन सा फेज है, ठीक है। अब हमने ऑन साइट एसईओ में आ गए भैया, ऑन साइट एसईओ करेंगे हम, हाँ सबसे पहले सर्च कंसोल बनाएंगे। हाँ ये ज़्यादा अच्छी बात है, कह रहे हैं कि भाई ऑन साइट एसईओ करने से भी पहले क्या काम करें, सर्च कंसोल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए काम करें फिर, क्रिएट सर्च कंसोल ऑफ वेबसाइट। अब आपने क्या करना है कि इस फेज में आकर सर्च कंसोल बना लेना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है। और फिर साथ अब हमने जब सर्च कंसोल बनाया है, अब हमें सबसे पहले ये सपोज करना है कि हमारी वेबसाइट कंप्लीट है कि नहीं है कंप्लीट, क्योंकि जब हमने सर्च कंसोल में जाना है, जब हमने रोबोट्स बनानी है, जब हमने साइट मैप बनाना है, तो कंप्लीशन के बाद बनाना है, ठीक है। अब हमने सर्च कंसोल बना लिया है, तो सर्च कंसोल बनने के लिए कम से कम साइट मैप का होना ज़रूरी है और रोबोट्स का होना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो हम करेंगे ही नहीं। तो ये कौन सा पार्ट था, टेक्निकल पार्ट। सर्च कंसोल क्रिएट किया हमने, उसके बाद क्या करना है आगे, उसमें साइट में जो है वो नहीं अब बनाना क्या है, बनाने क्रिएट की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ क्रिएशन की बात हो रही है अभी, चेक करना है कि साइट में है। नहीं चेक नहीं होगा, हाँ ये चेक करना है कि चेक हमारे पास वेबसाइट आई है तो कंफर्म बात है साइट मैप नहीं है, ठीक है ना, मतलब हमने वेबसाइट का प्रोजेक्ट ये भी शुरू किया तो साइट मैप तो होगा ही नहीं ना। गूगल कंसोल के अंदर जाके कीवर्ड देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट साइट मैप ऑफ साइट, अब सबसे पहले जाओ वेबसाइट का साइट मैप बनाओ, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करो, क्रिएट रोबोट्स। इसका क्या नाम होता है,
साइट मैप भी बन गया, रिपोर्ट फाइल भी बन गई, ठीक है। और ये दोनों किसके पार्ट्स थे हमारे पास? टेक्निकल दोनों पार्ट्स थे हमारे पास टेक्निकल एसईओ के। जी, साइट मैप भी बन गया, रोबोट्स भी बन गई। अब जरा आगे चलो। स्कीमा। हाँ जी, स्कीमा अभी नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसलिए कि ये हमने बनाया क्यों है, क्योंकि हमने सर्च कंसोल से रिजल्ट्स लेने थे, ताकि वो जो हमने एसईओ करने लगे हुए हैं, आज अगर हमने क्रिएट कर लिया तो कम से कम 10-15 दिनों के बाद सर्च कंसोल पे कुछ एनालिसिस आने शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन स्कीमा हम एंड पे जाकर क्रिएट करते हैं, इतना जल्दी में हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं ऑन साइट एसईओ की तरफ, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई ऑन साइट एसईओ कहाँ से शुरू करनी है। हाँ, पहले चले हम सपोज कर रहे हैं जी कोडिंग में करेगा, किसी एक में कर ले। 100% देखिए, ये जेहन में रखें, ये नहीं समझना कि भाई कोडिंग में कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में कोई और साइंस है। 100% यही साइंस है। अभी तक हमने जो काम किए हैं, ये चाहे वर्डप्रेस हो चाहे टेक्निक वो हो, कोडिंग हो, अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल काम चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज तो कोई चेंज नहीं है। सब कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है, सब कुछ अभी तक वही होगा जो ऐसे अभी तक हम करते हुए हैं। अच्छा, अब आ गया जी स्टार्ट ऑन साइट एसईओ। अब पहला फेज, पहला काम, सबसे पहला काम एसईओ शुरू करते हुए हमें क्या करना है, अप्लाई करते हुए। अप्लाई करना हाँ जी, सबसे पहला बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमने देखना है भाई कि हमारा कीवर्ड जो है टाइटल में लेकर आना है, ठीक है। यूज प्राइमरी कीवर्ड इन टाइटल। सबसे पहले तो हमने कहा कि प्राइमरी कीवर्ड को टाइटल में यूज करें, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद क्या जी, हमने कहा क्रिएट फेविकॉन, ठीक हो गया। फाइल नेम तो समझ है ना, सबको पता है कैसे होने चाहिए। अच्छा, अब क्या करना है हमने? अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने? यूज कीवर्ड, यानी कि ये किस कीवर्ड की बात हो रही है? प्राइमरी की बात हो रही है। हाँ, अलबत्ता क्योंकि मेटा में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है डिस्क्रिप्शन लिखने की। कितनी होती है कीवर्ड में? मेटा डिस्क्रिप्शन में कितनी चॉइस होती है हमारे पास लिखने की? हाँ जी, 1, बिल्कुल ठीक है। 160 to 170 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहें तो यहाँ पर सेकेंडरी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस है हमारे पास। सो यूज कीवर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, मेटा, कौन सा मेटा? मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आगे अगली बात आ गई कैनोनिकल की। यूज यूज कैनोनिकल, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें, इनकी सब की डिटेल मेरे लेक्चर्स है ना, कि कैनोनिकल क्या होता है, रोबोट्स कैसे बनना है, ये सारे के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। इस वक्त आप मुझे सिर्फ साइंस बता रहे हैं करना कैसे, हमने आगे कैसे लेकर चलनी है। अच्छा, कैनोनिकल भी आ गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, बोलते हैं डायरेक्ट साइट। जी, लाइन नंबर 10। ये कौन सा है, कौन सा मेटा है? या जी, व्यू पोर्ट मेटा। इसमें लिख रहा
यूज व्यू पोर्ट मेटा। अब आमतौर पर हो सकता है कि डेवलपर ने इसे यूज़ किया हो, अगर आपने चेक करना है पहले कि क्या डेवलपर ने इसे यूज़ किया हुआ है। अगर डेवलपर ने इसे यूज़ किया हुआ है तो फाइन, अगर नहीं किया हुआ टैग आ गया हमारे पास। टेबल बन गया। अच्छा, ये भी हमने बीच में लिया है। मतलब ये सिंपल, ये किसी वेबसाइट के लिए अलग नहीं होना, ये सबके लिए सेम ही है। 100% इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो वेबसाइट को रिलेट कर रहा हो। मतलब ये कौन सी वेबसाइट है, मतलब ये तो सबके लिए कॉमन है, एक ही है। तो इसको पहले आपने फाइंड करना है, अगर मिल जाए तो फाइन, नहीं मिलता तो फिर हम ये यूज़ कर लेंगे। सो व्यू बोर्ड भी यूज़ कर लिया, कैनोनिकल भी यूज़ कर लिया। अब इधर आ जाए, अभी स्कीमा की बात नहीं अभी हम करते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, इसको हम एंड पे ले आते हैं, टेक्निकल एसईओ में ले आते हैं। यहाँ अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हम ऐड की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट तो बन चुकी हुई है एक दफ़ा, सोशल मीडिया लिंक्स भी सब क्रिएट हुए हुए हैं, फाइनल वेबसाइट है, तो ठीक है, इट्स ओके, क्रिएट स्कीमा, ठीक है। स्कीमा ऑफ वेबसाइट मुझे बुलाया इन्होंने, सर मुझे बुलाया क्लास 11 बजे। क्रिएट स्कीमा ऑफ वेबसाइट, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वेबसाइट का स्कीमा बना लेंगे, ठीक है। अब स्कीमा वाले लेक्चर्स ऑलरेडी इतने सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। समझने के लिए इस लेक्चर को देखो कि स्कीमा कैसे बनना है। अब आप ये देख रहे हो मैंने क्या किया, ये और इतनी अच्छी साइंस खोल दिया। एक अच्छी सी वेबसाइट देखें जो ऑप्टिमाइज हुई हुई है, मैं उसी को देख रहा हूँ ना। अब आप देखें, मैं यहाँ पर आई जा रहा हूँ और मैं देखी जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, तो मैं यहीं से आपको बताई जा रहा हूँ कि भाई क्या क्या लगाना है आपने। जरा और नीचे आओ, ये फेविकॉन भी नज़र आ गया हमें। ये बाकी की चीज़ें नहीं, उससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट। अच्छा, ये पढ़ें जरा, ये क्या लिखा हुआ है। ये मैं हटा भी दूंगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन ये है क्या, बेसिकली पेज बाय पेज रोबोट को इंस्ट्रक्शन देनी हो। अगर कह रहा हूँ ना मैं भाई इसको इंडेक्स करो, हो सकता है फॉर एग्जांपल किसी पेज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ इसकी इंडेक्सिंग अभी नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला टैग लगाकर हम नो इंडेक्स कर सकते हैं। अब रोबोट जो मर्जी काम कर रहा हो, लेकिन जिस पेज के ऊपर ये काम लगा होगा, इसका मतलब होगा वो इंडेक्स नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर तो इंडेक्स लिखा हुआ है ना। तो अगर आप चाहोगे ना इंडेक्स हो तो नो इंडेक्स लिख सकते हैं। ये जहाँ पर लिखा हुआ है ना इंडेक्स, यहाँ पर आप नो इंडेक्स लिख सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर जब आप किसी पेज पर जाते हो, वहाँ पर एक चेक बॉक्स बना होता है, उस पर लिखा होता है इंडेक्स नो इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपने इसको इंडेक्स करवाना है कि इंडेक्स नहीं करवाना, जस्ट उसको चेक कर देते हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या आ रहा है। आथर हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। HTML लैंग्वेज बता दें तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, जरा और क्रॉलर को असिस्टेंस मिल जाती है। ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये भी एक SEO का फैक्टर है। हाँ, एप्पल टच आइकॉन, एप्पल भी तो होता है ना हमारे पास, डिवाइसेस है ना एप्पल की। सो एप्पल का फेविकॉन मैनेज करने के लिए ये हमने यूज़ किया हुआ है। देखिए क्या यूज़ किया हुआ है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन, ठीक है। href इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन png, ठीक है। ये ट्वाइस लिखा हुआ है, एक ही दफ़ा लिखने की ज़रूरत है, दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कोड दो दफ़ा लिखा हुआ है ना। सो ये किया क्या हुआ है, बेसिकली वही फेविकॉन वाला इमेज है, ठीक है। उसी को यहाँ पर यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन एप्पल टच आइकन यूज़ किया। पहले क्या यूज़ किया था, शॉर्टकट आइकन, वहाँ पर शॉर्टकट आइकन था, यहाँ पर एप्पल टच आइकन है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई जो एप्पल की डिवाइसेस हैं उस पर भी फेविकॉन आए, तो उसके लिए ये हमने यूज़ किया ना। ये भी SEO का फैक्टर है। जब हम SEO चेक करेंगे तो वो ये कहेगा एप्पल टच आइकन नॉट फाउंड, ये भी लगाएं, ठीक है। सो इसको कॉपी करें, फिर वही किया मैंने।
स्पेशल में जाए। चलो ये क्या था हमारे पास, हो गया। आगे आपको पता है ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे सब कुछ, अगले लेक्चर में आपने प्रेजेंटेशन देनी है इन सब चीज़ों, ठीक है, इसलिए मैं आपको तरतीब बना कर दे रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है अगले लेक्चर और मेरे लैपटॉप पे ही बताना है ताकि रिकॉर्डिंग हो, तैयारी करके आएंगे जी। आगे बताइए। सर ये जो एप्पल टच आइकन है इसके लिए कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं किया डाउनलोड, वही इमेज कन्वर्ट कर दिया बस। मैं क्या उसी इमेज को मैंने चेंज कर दिया आइकॉन के हिसाब से, बस ये वाला साइज रख लो 144 बाई 144। मैंने नाम भी नाम इसमें रखा हुआ है ना, साइज ही लिख दिया ताकि याद रखे किस साइज का होगा। सर जो आपने ऑफ साइट प्रोजेक्ट दिया था ना उसमें ये नेम भी ये शो हो रहा था एप्पल टच आइकन, तो लेकिन उसको ओपन करने में कुछ नहीं होता था, इसलिए कि इसका मतलब होगा ना, तो वेबसाइट नहीं होगी ना उस जगह पे। ये जहाँ पर है ये बेसिकली इस फाइल को कहाँ होना चाहिए, इसको अपलोड भी तो करना है हमें, ये वेबसाइट में तो अपलोड होगी ना, अगर उधर वेबसाइट होगी तो जरूर शो होगा, ठीक है। अगर ये इमेज ही नहीं वहाँ पर पड़ा होगा इमेजेस के फोल्डर में, देखे ना इधर मैं कुछ नहीं बता रहा ना, href बताया ना सिर्फ, आगे लिंक तो कोई नहीं बताया कहाँ पर है इमेज ये वाला, तो इसका मतलब क्या है इमेजेस के फोल्डर में है। तो अब आपकी वेबसाइट जहाँ पर अपलोड हुई है वहीं पर इसको पड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर इसे क्लिक करने से कुछ खुल नहीं रहा, 404 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इमेज नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर इमेज नहीं है, तो इमेज होना चाहिए। अच्छा अब आगे चलें, अब ये निकला है बाहर, मैं कि यहाँ से बाहर निकला है, देख लें सारी कोडिंग को खत्म कर दिया हमने, अब आगे से सारी डेवलपमेंट ही शुरू हो गई है पार्ट। अच्छा अब अगला पार्ट क्या है जी, सर हेडिंग में चलो जी अब हम ठीक है, अब हमने कहा जी स्टार्ट ऑन साइट एसईओ शुरू हो चुकी हुई है यहाँ पर हमारी, ठीक है। ऑन साइट एसईओ के बीच में हम कुछ चीज़ें ऑन साइट और टेक्निकल के भी बता रहे हैं। अच्छा अब हम कह रहे हैं बॉडी में क्या करना है हमें जाके, सबसे पहले कहाँ पे यूज, अच्छा अब मैं इस दफा कुछ और यूज कर दिया, यूज फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड और प्राइमरी कीवर्ड दोनों का बिल्कुल एक ही मतलब है, यूज फोकस कीवर्ड इन हेडिंग स्टाइल। अब हेडिंग स्टाइल को कैसे इस्तेमाल करना है आपने, सबसे पहले ठीक है ना, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यूज हेडिंग स्टाइल बाय फॉलोइंग, ये मिस हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग स्टाइल। इसका क्या मतलब है, हाँ जी, हेडिंग और सब हेडिंग के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ऊपर से नीचे की तरफ को आना है, नीचे से ऊपर की तरफ को नहीं जा सकते, इसका मतलब है हेडिंग स्ट्रक्चर। हेडिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो आपने 3 के बाद 2 नहीं लगानी है, 4 के बाद 3 नहीं लगानी है, बल्कि पहले 2 होगी, पहले 1 होगी तो फिर 2 होगी, 2 होगी तो फिर 3 होगी। क्या है यार, क्या दिखा रहे हो, 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, हेडिंग स्टाइल भी होगी हमारे पास, ये भी पता लग गया कैसे हमने इसका इस्तेमाल करना है, और इसका ये हेडिंग स्टाइल बहुत ही की फैक्टर है आपकी एसईओ का। अच्छे तरीके से, अगर आप अच्छे तरीके से लगाओगे तो आपको एक परफॉर्मेंस के हिसाब से एक बहुत अच्छी रेटिंग मिलती है एसईओ में, जिसकी इस हेडिंग स्टाइल्स ज़्यादा अच्छे लगे होते हैं। अच्छा ये भी हो गया, यहाँ पे आ गए, उसके बाद बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है भाई। उसके बाद बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा अब बोल्ड एंड
स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? अच्छा, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग मतलब मुझे आप सीक्वेंस में बताएं कि अब ये कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, किस हिस्से पे जा रहे हैं? पैराग्राफ्स में, कंटेंट में, पैराग्राफ में जा रहे हैं। सो अब हमने क्या करना है कि यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस भी छोटे होने चाहिए। यूजिंग प्राइमरी कीवर्ड, इसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कीवर्ड की ओपेसिटी कितनी है और उसकी कितनी है। उसके बाद क्या है? अप्लाई बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग। हाँ जी, आप बताएं। हाइपर लिंक्स। अब हमने क्या करना है? इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं? आपकी वेबसाइट फाइल से आपके जो इनबाउंड लिंक्स होते हैं ना, वो लिंक बिल्डिंग होती है। जो हम दूसरी वेबसाइट्स पे अपने लिंक्स लगा रहे होते हैं और जो आपकी वेबसाइट पर आ रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनबाउंड लिंक्स। जैसे आपने लिंक्डइन में ही एक पोस्ट लगा दिया और उस पर लिंक लगाया हुआ अपनी वेबसाइट का, तो ये इनबाउंड लिंक है। और आउटबाउंड लिंक का क्या मतलब है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरी जगह का कोई लिंक लगाते हो तो वो आउटबाउंड लिंक होता है। ठीक है, गूगल हमें ये कहता है कि 100 लिंक्स एक वेबसाइट पे होने चाहिए, बट इट डिपेंड्स। 100 लिंक्स कहने को बड़े लग रहे हैं ना, लेकिन ये बड़े कम पड़ जाते हैं भाई। ऊपर हेडर बना हुआ है उसमें भी लिंक्स हैं, मेन्यू बना हुआ है उसमें भी लिंक्स हैं, नीचे जो फुटर बना हुआ है उसमें इतने सारे लिंक्स तो सिर्फ यहीं पर ही आ गए, फिर बीच में अलग लिंक्स हैं। सो वो कहता है कि 100 लिंक्स जो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी वेबसाइट विकीपीडिया की वेबसाइट। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा यही देता हूँ। विकीपीडिया जो होती है, आपको पता है ना, विकीपीडिया हाई लिंक बेस्ड वेबसाइट है। वो किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि एक पेज के ऊपर तो सब एक्सप्लेन नहीं हो रहा होगा, तो जिस डिटेल के लिए होता है आगे लिंक लगा होता है। मतलब इतने ज़्यादा लिंक्स नहीं होने चाहिए कि हर एक वर्ड के बाद एक लिंक आ रहा हो। लेकिन क्योंकि आपकी वेबसाइट विकीपीडिया स्टाइल वेबसाइट तो नहीं है ना, सो इतने लिंक्स नहीं होने चाहिए, मगर लिंक्स होने चाहिए। और गूगल रिकमेंड करता है 100 लिंक्स। ठीक है ना, इसको हम बोलते होते हैं कि ये आपकी सोशल प्रेजेंस को बढ़ाता है, हाइपरलिंक्स। और आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वेबसाइट को टारगेटेड लिंक करना चाहिए आपको, यानी कि आप उसके लिए अलग से काम करेंगे। आपका ट्विटर, आपका फेसबुक, जहाँ जहाँ है वहाँ जाकर भी आप लोगों ने लिंक्स लगाने हैं। ठीक है ना, और वो कौन से लिंक होंगे? वो लिंक इनबाउंड लिंक्स होंगे। वहाँ से जो इधर आ रहे हैं आपके पास, जो आने लगे हुए हैं, उन्हें हम इनबाउंड लिंक्स बोल रहे हैं। और कुछ रह गया तो बताएं कि पूरा हो गया। images हाँ, इमेजेस हो, इमेजेस को हम अलग बनाते हैं। ठीक है, वो बड़ी एक खास चीज़ है। उसके बाद है हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, एक अलग से हमने कैटेगरी रख ली है। इमेज टाइप कोशिश करें वेब भी हो हमारी। हाँ जी, अब जरा इसको स्टार्ट में सीक्वेंस में लेकर आएंगे। कहाँ से हमें शुरू करनी चाहिए इसकी ऑप्टिमाइजेशन? वो सारी चीज़ें थी ना, और नंबर ऑफ आइटम्स है इसमें। कीवर्ड फ्रेंडली, ठीक है, इमेज फाइल नेम, और सबसे पहले क्या कीवर्ड फ्रेंडली इमेज फाइल नेम होने चाहिए। फाइल नेम में क्या इस्तेमाल नहीं करते हम लोग? स्पेस ये हर फाइल के लिए।
ठीक है, अवॉइड स्पेस बार कैरेक्टर फॉर नेमिंग फाइल नेम। जब आप फाइल नेम का नाम रख रहे होंगे तो आपने स्पेस बार को यूज नहीं करना। उसके बाद कहा कि कीवर्ड फ्रेंडली नाम होना चाहिए। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज इमेज का साइज और इमेज का साइज। इमेज का साइज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साइज से पहले जरा इमेज की टाइप को देख लें। इमेज रिकमेंडेड इमेज फॉर्मेट इज वेब, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना आप उसमें ना लेकर आए हैं फेविकॉन में। फेविकॉन को पीएनजी रहने दें, बाकियों को चेंज कर दो, ठीक है, बाकियों को चेंज कर दें वेब। अब आगे चलें। हाँ हाँ जी, यूज alt tag to specify keywords। उसके बाद use size attributes to control size of image। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है ये। अगर आप इमेज के साइजेस को कंट्रोल करते हो तो साइजेस का मतलब ये है कि उसकी विड्थ और हाइट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या था, यूज टाइटल एट्रीब्यूट टू मेंशन कीवर्ड ऑन माउस ओवर। कुछ रह गया कि सारा हो गया? हाँ? मुकम्मल हो गई इमेज ऑप्टिमाइजेशन। सो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई, स्कीमा भी हो गया, स्कीमा भी हो गया। एसईओ खत्म नहीं हुई अभी, लेकिन रोबोट्स फाइल बना ली थी हमने ऊपर, ठीक है। साइट मैप भी बना लिया, साइट मैप को प्रूफ भी कर लिया वहां से। चलिए अब इधर आए, अब और क्या करें? अब तो ऑन साइट एसईओ तो चलो हम कह रहे हैं हमने कंप्लीट कर ली एक पेज के ऊपर। अगर आपको दूसरा पेज बनाना है सेम इसी तरह, सेम यही साइज रहेगी, उसका भी अलग से टाइटल है, उसका भी अलग से मैटर है, तो सारी साइज यही रहेगी ऑन साइट की, इसमें कोई चेंज तो नहीं होगी। अच्छा, अब हम और क्या करें? जब हमारे पास थोड़े से मिनट रह गए, एसईओ को कंप्लीट करना है पूरी को, अभी कुछ जल्दी जल्दी बताएं। अगला सोशल मीडिया वगैरह। हाँ जी, सोशल मीडिया लिंकिंग हो गई। चलें आगे चलें। अब मैं लिंक बिल्डिंग पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी फिलहाल ऑन साइट और टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, उसको कंप्लीट करें यहाँ पे। सर मैं बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। चले वो तो हमने एडिट की हुई है, उसमें आ गई हुई है, वो उसका पार्ट ऑलरेडी मौजूद है। इंडेक्स का, इंडेक्स के नीचे पेज के मैट। हाँ वो तो वेबसाइट में बना हुआ आएगा हमारे पास, ठीक है, वो तो खत्म होगी बात। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर 404 एरर्स चेक करें। अच्छा, उसके बाद अप्लाई यानी कि रीडायरेक्ट ऑन साइट, ये भी एसईओ का फैक्टर है जी। अप्लाई एसएसएल ऑन साइट, ये एचटीटीपीएस हो गई, लेकिन इसको इससे ऊपर कर दें। जी आगे और 302 टेम्परेरी होता है ना, टेम्परेरी होता है ना, वो तो जब जरूरत, ये परमानेंट पक्का तो नहीं लगाना ना। ये 301 तो इसका फैक्टर है, अगर नहीं लगा होगा ना 301 तो
गूगल हमें कहेगा आपका ये एक फैक्टर मिसिंग है, आपको 301 लगा होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, और क्या होना चाहिए? क्या पढ़ा था? जो स्लाइड्स में पढ़ाया था टॉपिक याद कर लें, पता लग जाएगा। खोलूं फोल्डर? वो तो नहीं करनी ना। ये हो गया ना HTTP, और HTTPS भी हो गया, 404 भी लग गया। स्कीमा लगा लिया था ऊपर के नहीं? स्कीमा भी लगा लिया। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हमने कर लिया। ठीक है, कैनोनिकल भी लग गया। इधर देख लें, इधर तो नहीं कोई चीज़ और पड़ी हुई। आई थिंक कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। हाँ, ये हम लोगों ने टेक्निकल भी साथ ही हो गई है, ऑन साइट SEO और टेक्निकल SEO। ये हमारे पास है। आप ये चेक लिस्ट अपने पास बना के रख लें कि भाई जब हमने किसी वेबसाइट की SEO करनी है तो इस तरीके से शुरू करनी है, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, चाहे वो कोडिंग वाली वेबसाइट हो, जो भी वेबसाइट होगी आपको SEO करने की साइंस यही फॉलो करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ तक बात। अभी कुछ और चीज़ भी हो सकती है, अभी अगर मिस किया हो तो लेक्चर देखिएगा मेरा। क्या इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आपको वर्डप्रेस में समझ नहीं आ रही है? सर जो ये कोडिंग है उसमें तो हमें अप्लाई वगैरह सब कुछ करना आता है, लेकिन वो जो वेबसाइट वर्डप्रेस हमने जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आप लोगों को सर्च कंसोल का भी बताया था। लेक्चर रिकॉर्ड है हमारे पास मौजूद है, पूरा वर्डप्रेस खोल के उसमें सारा कुछ मैंने बताया था। सर्च कंसोल को कैसे अप्रूव कराना है हमने ये भी पढ़ाया था। हमने रोबोट्स की फाइल को भी देखा था कि किस जगह पर जाकर उसकी रोबोट्स की फाइल बनने लगी हुई है। और फिर मैंने आपको उसका थीम एडिटर भी लेकर गया था कि भाई जो काम आप कोडिंग में कर रहे होते हो, हेड में जाकर जो कुछ लिखना है आपने, देखिए उसमें एक फ़ायदा और भी है हमें थीम एडिटर को यूज़ करने का। अभी मैंने स्कीमा यूज़ किया ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस में स्कीमा यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे प्लगइन चाहिए। प्लगइन का मतलब स्पेस। लेकिन अगर मैं इस तरह कोडिंग से स्कीमा बनाकर उधर ले जाऊँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस प्लगइन के बगैर ही काम कर लूँगा मैं। यानी बहुत सारे टास्क ऐसे होंगे जो अगर आपको कोडिंग करनी आती है तो उसके लिए आपको प्लगइन नहीं चाहिए। अगर आपको उसके लिए प्लगइन नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका काम स्पेस कंज्यूम किए बगैर हो गया। ठीक है, और इसमें से ऐसा कोई काम नहीं है। ये सारे काम जो भी हम करने लगे हुए थे ऑन साइट SEO, ये वहाँ पर जाकर क्या करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, राइट क्लिक करना है, बोर्ड ऊपर मेन्यू में बोल्ड भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग भी आ रहा है, साइज भी आ रहा है, इमेज भी आ रहा है, हाइपर लिंक भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और ये सारी चीज़ें एक ऊपर विजुअल लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो विजुअल में ग्राफिकल इंटरफेस में हो रहा है और टेक्स्ट में कोडिंग में हो रहा है। तो जब टेक्स्ट पर जाओगे तो फिर आप कोड कर लो खुद से। और अगर किसी को हेडिंग 1 नहीं लगा हुआ, हेडिंग 1 लगा लो, यहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू होने लगा। स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर आपने अपना डाटा लिखना है तो इस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी वहाँ पर। आपको सिर्फ उसका इंटरफेस चाहिए, आपके पास वो इंटरफेस है। और मैंने आप लोगों को एक और दिया था कि भाई इसको लोकली इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करनी हो तो घर में आप कर सकते हैं, ताकि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए तो आपको इंटरफेस की अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए कि आपके पास जब कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट आएगी तो कोई भी बंदा आपको वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड भेज देगा। जब वो भेजेगा तो जो आपने लोकल इंस्टॉल किया हुआ बिल्कुल उसी तरह ही नज़र आएगी चीज़ें। जो आम वेबसाइट होगी उसमें प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, लेकिन जो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट होगी उसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज बनी होगी। जो आम वेबसाइट होगी उसमें पेजेस होंगे। जो आर्टिकल्स की वेबसाइट होगी उसमें पेजेस भी हो सकते हैं कुछ, और पोस्ट हो सकती हैं ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी अब एक बंदा आर्टिकल्स लिखता है तो मैं उसकी जब SEO करूँगा वेबसाइट की तो मैं उसके आर्टिकल्स को SEO करूँगा। यानी अगर वो रोज़ाना एक आर्टिकल लिख रहा है और मुझसे वो
करवा रहा है कि भाई मेरा एक आर्टिकल आता है, आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसका पोस्ट खोलूंगा, लेटेस्ट पोस्ट खोल के, क्योंकि अब पुरानी पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने का फायदा नहीं है कोई, वो तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट होगा ना करवाएगा, कम से कम लेटेस्ट पोस्ट को तो मैं कर सकता हूँ ना, जो फ्रेश उसकी पोस्ट है। इसलिए कि उसने किया ये हुआ है कि भाई मेरी लेटेस्ट पोस्ट ही मेरा होम पेज है, तो जैसे ही उसकी लेटेस्ट पोस्ट आती है हमने उसकी करनी है। फिर वही तरीका आ गया, वही मेन्यू सामने आ रहा है, वही ऊपर मेन्यू बार में सब कुछ नजर आने लगा हुआ है, विजुअल टेक्स्ट दोनों ऑप्शन आ रही हैं। और अगर आपने कोई कोडिंग करनी है जो हेड पोर्शन में करनी है, तो उसके लिए मैंने कहा था थीम एडिटर में जाए, थीम एडिटर में जो header.php है उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, उधर जाकर आप कोडिंग कर दो। इसी तरह कोई कोडिंग को कहे कि ऐड करो वही वेबसाइट में जाकर, कोई किसी और जगह पर आपको कोई कोड ऐड करना हो वेबसाइट पे जाकर, तो थीम एडिटर में जाए और थीम एडिटर में हेड के बाद टाइप करते हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं करनी। अगर आप थीम एडिटर में कोई चेंज करें थीम खराब भी हो सकता है, तो आपने थीम को बिल्कुल चेंज नहीं करना, बल्कि हेड जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर एक एंटर करो और अपना कोड पेस्ट कर दो बस, और उसको अपडेट कर दो। और वर्डप्रेस में दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक होता है अपडेट, एक होता है पब्लिश। अपडेट का मतलब होता है सेव कर दो, और पब्लिश का मतलब होता है कि सेव और पब्लिश दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो सिंपल अपडेट हो तो इसका मतलब है कि सेव भी हो गया और पब्लिश भी हो गया, अगर सिर्फ पब्लिश है तो अपडेट भी हो गया और पब्लिश भी हो गया, तो अपडेट भी नज़र आ रहा है और पब्लिश भी नज़र आ रहा है, तो पहले अपडेट करें फिर पब्लिश करें, ठीक है। अपडेट का मतलब है कि पहले सेव करेगा, सेव करने के बाद उसको पब्लिश कर देगा। चलिए अब आप लोगों ने